नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस। देश भर में बाजरा को दिया जा रहा बढ़ावा। नई दिल्ली में मिलेट मार्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रामीण विकास और मिलेट 2023 पर सम्मेलन का किया आयोजन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा ऐलान, कहा बाजरे की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पर ध्यान देना होगा। केवीआईसी की पहल, अध्यक्ष मनोज कुमार ने मलावली में 300 मधुमक्खी बक्से वितरित किए। तेलंगाना के सीएम केसीआर का बड़ा ऐलान, देश भर के किसानों को मिलेगी फ्री बिजली। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत गन्ना की खेती में ड्रिप सिंचाई के लिए मिलेगा 90% अनुदान। सीएम भगवंत मान का बयान, पंजाब में फिर से लगेगी इंडस्ट्रियां, बढ़ेगा रोजगार। आईआईटी गुवाहाटी ने ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एमट्रॉन आरसीएच के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। महाराष्ट्र में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर में डेयरी के विकास पर खर्च होंगे 350 करोड़, 16,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। मध्य प्रदेश के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर, गाय भैंस पालने के लिए मिलेगा 10 लाख रुपए का लोन। अदानी ग्रुप ने 2030 तक 100 मिलियन पेड़ लगाने का किया वादा। गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिए किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। रायबरेली में एक ही स्थान पर मिलेगा खाद बीज, 50,000 किसानों को मिलेगा फायदा। हैवीवेट ने बिगाड़ा बाजार का मूड, निफ्टी 18,100 के नीचे, सेंसेक्स 50 अंक टूटा। दिल्ली वासियों को मिली शीतलहर से राहत, पहाड़ी इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। मिलेट मार्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड भारत का पहला एग्रीटेक स्टार्टअप है जो मिलेट अनाज के लिए प्रतिबद्ध है। मिलेट वैल्यू एडेड प्रोडक्शन द्वारा नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न सहयोगी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है। ग्रामीण इंक्यूबेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सभी हितधारकों को एक मंच के तहत विभिन्न ग्रामीण आजीविका मिशन गतिविधियों के साथ एकीकरण करके विकास और बाजरा आधारित आजीविका रणनीतियों और मूल्य श्रृंखला विकास को मुख्य धारा में लाना है। अन्य कार्यक्रमों के साथ बाजरा, स्थानीय खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना और अन्य पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से कृषि पोषण को लिंकेज करना है। यह सम्मेलन एक्सपो ग्रामीण और उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सभी हितधारकों को एक मंच के तहत लाकर सहयोगी गतिविधियों पर केंद्रित करना है। वही ग्रामीण विकास गतिविधियों द्वारा बाजरा आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए विशेषज्ञ पैनलिस्ट का क्या कहना है। We are very happy from the African Asian Rural Development Organization to be associated with today's and tomorrow's program, which is promoting millet on the international front, especially promoting millet with technology. Backed by technology, we know that millet has got a huge potential, and the International Year of Millet is a golden opportunity for Indian farmers and Indian producers to get to the market, not only in India, to the world, especially to Africa. I think these 2 days workshop will come up with lots of resolution, how to connect all stakeholders together, and the African Asian Rural Development Organization also will be very happy to be a stakeholder to take that mission of millet further to Africa and Asia. पूरे देश में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 मनाने के लिए और एपीडी में विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर सुधांशु सचिव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। I am Dr. Sudhanshu, Secretary APIDA. I am really glad to be a part of today's initiative organized by Millet Mart Venture. And this is a good platform where it has brought the farmer producer organizations, processors, exporters and other stakeholders. As International Year of Millet is being organized in 2023, APIDA under Ministry of Commerce has planned 16 events to be organized in various countries as a part of the millet promotion strategy. 2 programs we have already organized, one in Indonesia and second is in Belgium. And we are aggressively promoting Indian millets and value-added products at the global platform, which will definitely help the Indian farmers
processors and will register a very good identity in the international millet trade. And because the Indian millet has its strength in terms of production, in terms of wide range of millet-based products. I convey my best wishes for the program today being organized. इस कार्यक्रम में एक पुरस्कार समारोह का भी आयोजन किया गया है, जहां संगठन और संस्थापकों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्पादक संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, संघ और ग्रामीण विकास से संयुक्त चिंता और रुचि वाले अन्य भागीदार भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। वही इस कार्यक्रम में आज कृषि जागरण के एडिटर इन चीफ एमसी डोमिनिक भी मौजूद रहे। वो एमसी डोमिनिक ने लोगों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, वो हम आपको सुनाते हैं। If the agri media, if the agri segment, agri domain together would have created a strong agri media, I think millets would have been far more established today. Many of the topics, see what a wonderful policies has been created in agriculture. They have not seen the light of the day. Why? There was no media after that to point out it has not been implemented. You have spent crores of rupees to find out what are the causes. But what happened? Nothing happened. So here I just want to request all the people, let's create this importance of media in agriculture. Not only that, I was talking to some of them. We all want farmers as an entrepreneur. Why should farmers should be a beggar all the time? We have never glamorized the farmer also. Tell me, you see farmers become members of Rotary Club, Lions Club and so on for a certain recognition there. Have we ever thought of creating the richest farmer of India? You have richest man everywhere. Why can't a farmer become the richest man in his district? We have not planned it. Business media created the businessman of India. But we have not created. Why can't we glamorize the farmer? Why the people are running away from farming to other domains? Because they want recognition, they want appreciation, they want love, which we are not giving to the farming community. Let me ask you one question. When Virat Kohli hit the sixer, what he says, or anyone play, they say it is Horlicks, Boost, everything. Have we ever said it is because the doodh I drink from the nearby farmer, Chaudhary Farms? Nobody has said. We never created a farmer as a brand. And the brand actually started with the farming, which we neglected, we dropped it because there was no media to support. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने पर बल दिया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें बाजरे की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि शरीर की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजरे का सेवन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले 8 साल से किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए सरकार ने पिछले सालों में पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान फसल बीमा योजना के समेत कई योजनाएं शुरू की है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 18 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन का लक्ष्य भी रखा है। इसके साथ ही तकनीक और क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने 18 से 21 जनवरी 2023 तक कर्नाटक के 4 दिन के दौरे पर है। इस क्षेत्र में अपनी पहली यात्रा के दौरान उन्होंने पहले दिन केवीआईसी द्वारा लागू हनी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत उपकरण और मधुमक्खी कॉलोनियों सहित 300 मधुमक्खी बक्से वितरित किए और ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत कुम्हार के काम में लगे लोगों को कौशल उन्नयन के लिए इलेक्ट्रिक पोर्टेबल कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। मल्लावली में आयोजित इस कार्यक्रम में 40 लोगों ने भाग लिया। मनोज कुमार ने इस अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि केवीआईसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने के प्रयास में अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, विशेषकर गांवों और पर्वतीय सीमांतवर्ती क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे लाखों सूत काटने वाले लोग आत्मसम्मान के साथ चरखे पर कटाई कर रहे हैं और अपने परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। उसमें इनमें आत्मनिर्भर भी बढ़ी है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने बुधवार को खम्मम में आयोजित विशाल रैली को संबोधित करते हुए देश की जनता को आगाह किया, हमें धार्मिक उन्माद से बचना होगा। देश भर में सभी सेक्युलर ताकतों को मिलकर भाजपा को सत्ता से हटाना होगा। बीआरएस के सत्ता में आने पर देश भर के किसानों को फ्री बिजली दिया जाएगा, प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल सुविधा दी जाएगी। इसके बाद देश में राई बूथ योजना लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष फ्री सहायता राशि दिया जाएगा। किसानों को उन कृषि तकनीकों से जोड़ा जा रहा है जो पैसा, पानी और श्रम को बचाकर सही फसल उत्पादित दे सके। ड्रिप इरिगेशन तकनीक की पहचान भी ऐसी ही है, कृषि तकनीक के तौर पर की गई है और पानी की किल्लत वाले इलाकों में तो टपक सिंचाई को वरदान के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब के किसानों के बीच ड्रिप इरिगेशन लोकप्रिय हो रहा है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि गन्ना की फसल को गलन से बचाने और सही उत्पादन हासिल करने में भी ड्रिप इरिगेशन का अहम रोल है। इसीलिए राज्य सरकारें किसानों को अनुदानित दरों पर इसे उपलब्ध करवा रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने भी 7 निश्चय 2 और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई पद्धति का लाभ लेने के लिए सभी श्रेणी के किसानों के आवेदन मांगे हैं। यदि आप भी बिहार के किसान हैं और गन्ना की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो बिहार उद्यान निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.government.in की प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 2014 में मुझे शहीदों की धरती ने सांसद बनाया था। यहाँ के लोग अपना हक लेना जानते हैं, यदि नहीं मिलता तो छीनना भी जानते हैं। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 5 एकड़ जगह में गर्ल्स नर्सिंग कॉलेज बनाने का ऐलान करते हैं। प्रिंसिपल सचिव वैष्णु प्रसाद ने डिप्टी कमिश्नर बरनाल कुलदीप कौर को इसे तुरंत लागू करने के लिए आदेश दिए हैं। 16 मेडिकल कॉलेज पूरे पंजाब में बनाए जाएंगे और देशों के माहिरों से बातचीत करके एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। 1 किलो धान के लिए 3800 लीटर के करीब पानी की खपत होती है और हम देश को चावल नहीं दे रहे हैं बल्कि पानी को बर्बाद कर रहे हैं। चावल पंजाबियों की खुराक नहीं है, परंतु इससे होने वाला लाभ के कारण किसान इसकी खेती करते हैं। आईआईटी गुवाहाटी ने ड्रोन आधारित प्रशिक्षण अनुसंधान और विकास विनिर्माण को मजबूत और विस्तारित करने के लिए असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरसी हैबिटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि उत्पाद प्रबंधन, वन जीव संरक्षण और स्वास्थ्य देखभाल जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए है। समझौता ज्ञापन पर 18 जनवरी को कार्यवाहक निदेशक आईआईटी गुवाहाटी प्रोफेसर परमेश्वर के अय्यर, प्रबंध निदेशक एमट्रॉन एस सुंदर और सह संस्थापक आरसी हैबिटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। आईआईटी गुवाहाटी उद्योग भागीदारों के साथ शुरू में कुछ प्रोटोटाइप ड्रोन विकसित करने पर काम करेगा ताकि इसे भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI द्वारा प्रमाणित किया जा सके, जिसका उपयोग कृषि सहित गतिविधियों में किया जाएगा। वही पोलो डिलीवरी, मैपिंग और निगरानी के लिए सीडिंग और फसल स्वास्थ्य निगरानी और वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की सभी आवश्यक मशीनरी, सॉफ्टवेयर संबंधित हार्डवेयर और अन्य उपयोगिताओं के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। देश में खेतीबाड़ी में उपयोग को लेकर ड्रोन बनाने वाली आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन ने महाराष्ट्र के महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते का मकसद खेती के काम में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि दोनों पक्षों की कृषि ड्रोन के लिए पायलट प्रशिक्षण संगठन बनाने की भी योजना है। बयान के अनुसार महाराष्ट्र के राहुल स्थित महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के साथ एक समझौता किया है और इस समझौते का मकसद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम करना तथा खेती के काम में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। समझौता ज्ञापन पर विद्यापीठ की तरफ से विश्वविद्यालय के डॉक्टर PN रसल, निदेशक अनुप कुमार उपाध्याय ने हस्ताक्षर किए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस पूरे केंद्र शासित प्रदेश में डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 साल में 350 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया है। प्रशासन का कहना है कि इससे 16,000 नौकरियों और 600 उपक्रमों का सूजन होगा। प्रशासन ने हाल ही में अगले 5 वर्षों के भीतर इस क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन में 70% की बढ़ोतरी के लिए एक परियोजना की मंजूरी दी है। कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा कि जम्मू कश्मीर डेयरी क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में लगभग 16,000
15,000 नौकरियों के सृजन के साथ 600 उद्यमों को सामने लाएगा, जिससे जीवन यापन सुरक्षित होगा। हम युवा के लिए रोजगार के अवसरों का भरोसा देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरे क्षेत्र में डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रस्ताव किया है। दुल्लू ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर कृषि नीति में सुधारों का फायदा उठाकर पूरे देश में डेयरी विकास के संदर्भ में एक आदर्श बन सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में वार्षिक दूध उत्पादन 26 लाख टन होता है, लेकिन परियोजना के अनुसार जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस आंकड़े को बढ़ाकर 44 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है। दूध को प्रोटीन और कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स मानते हैं। वही देश विदेश में दूध और इससे बने उत्पादों की मांग बढ़ती ही जा रही है। इसी का नतीजा है कि अब गांव-गांव में डेयरी फार्म खुलते जा रहे हैं। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत नस्लों के पशुओं को बड़े में शामिल किया जा रहा है। किसान की दिलचस्पी इसलिए भी इस काम में बढ़ रही है क्योंकि पशुपालन डेयरी फार्मिंग से अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। खेत के लिए खाद का इंतजाम भी हो जाता है। अब सरकार भी किसानों को इस काम में आर्थिक और तकनीकी सहयोग दे रही है। अब राज्य सरकारें भी अपने लेवल पर किसानों को पशुपालन और डेयरी फार्मिंग से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार भी आगे आई है। राज्य सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसान पशुपालकों को 10 लाख रुपए का लोन देने की नई स्कीम निकाली है। इसका लाभ लेना भी बेहद आसान है। कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश राज्य सहकारिता डेयरी फेडरेशन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है, जिसका मकसद है राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य के किसान और पशुपालकों को दुधारू पशु खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। इस खतरे को कम करने के लिए हर देश के उद्योगपति कुछ न कुछ पहल करते हैं। इस दौरान देवास में हो रहे वृक्ष आर्थिक मंच में अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि COP21 के द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन सिंक बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के तहत हमारा अडानी समूह आने वाले वर्ष 2030 तक 100 मिलियन पेड़ लगाएगा। उन्होंने आगे बताया कि अब तक अडानी समूह ने कई परियोजनाओं के तहत 29.52 मिलियन पेड़ लगाए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मैंग्रोव के वृक्ष शामिल है, जो हमारे तटीय क्षेत्र को स्थिर रखता है। हमारा 2030 तक 37.10 मिलियन और मैंग्रोव के पेड़ लगाने का लक्ष्य है। गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग को लेकर शुक्रवार को किसानों ने कई जिलों में शुगर मिल पर जमकर प्रदर्शन किया। रोहतक में अखिल भारतीय किसान सभा ने शुगर मिलों पर भाली आनंदपुर पर ताला जड़ दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार गन्ने की कीमत को नहीं बढ़ाती है, तब तक किसान अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस साल जिले को 3 ब्लॉकों को किसान कल्याण केंद्र की सौगात मिलने जा रही है। 2 ब्लॉकों में किसान कल्याण केंद्र बनकर तैयार हो गए हैं, जबकि एक ब्लॉक में किसान कल्याण केंद्र निर्माणाधीन है। ऐसा होने से इन ब्लॉकों के करीब 50,000 किसानों को ही एक स्थान पर खाद बीज का लाभ मिल सकेगा। वहीं रायबरेली में किसानों की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ढांचे के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और उन्हें नई तकनीकों से पूरी तरह से अपडेट करने को लेकर कवायद शुरू की गई है। इसके लिए किसानों को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में किसान कल्याण केंद्र निर्माण कराने का निर्देश दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार आज के कारोबार में अलर्ट मोड में दिख रहा है। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार पर दबाव देखने को मिल रहा है। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दायरे में दिख रही है। निफ्टी 18,100 के करीब ट्रेड कर रहा है, जबकि सेंसेक्स 50 अंक टूट गया है। आज के कारोबार में नतीजों के बाद HLU में बड़ी गिरावट है, जिसके चलते सेक्टर में बिकावली है। वही ग्लोबल संकेतों की बात करें तो आज एशियाई बाजारों में बढ़त दिख रही है, तो गुरुवार को अमेरिकी बाजार गिरावट पर बंद हुए थे। फिलहाल सेंसेक्स 50 अंकों की गिरावट है और यह 60,000 से भी अधिक लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 18,098 के लेवल पर है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में धीरे धीरे लोगों को शीतलहर से राहत की सांस मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में बारिश होने से एक बार फिर से ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में इस समय सर्दी का कहर जारी है, लेकिन ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास सटे इलाकों में सर्दी का प्रकोप खत्म होता नजर आ रहा है। वही दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि मैदानी इलाकों के कुछ शहरों में ठंड के प्रचंड रूप से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल देर रात को दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम का मिजाज बदल दिया है, जिसके चलते दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसे कुछ इलाकों में सर्दी में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आने वाले कुछ दिनों तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बता दें कि बारिश का ये दौर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और अन्य शहरों में देखने को मिलेगा। वहीं दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 14 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। बीते कुछ दिनों से पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी जारी है। ऐसे में आईएमडी का कहना है कि आज से लेकर 26 जनवरी तक हल्की बारिश के साथ अच्छी बर्फबारी होने की आशंका जताई है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि बर्फबारी होने के कारण देश के अन्य शहरों के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। और आज एफटीपी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है। और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 असम। तो देर किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीपी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।